नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्लांस एकेडमी पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे सामाजिक अध्ययन से संबंधित 30 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की, जो रीट 2021 को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं और ये क्लास 5 टू मतलब 6 टू 8 के साथ साथ लेवल सेकंड के लिए महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ ये सीटेट एग्ज़ाम, सुपर टेट एग्ज़ाम और साथ ही साथ स्टेट टेट जो होते हैं, यूपी टेट हो गया, बिहार टेट, एमपी टेट, इन सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कि सीरीज चलाई जा रही है। अगर आप टीचर एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पे हमारी प्लेलिस्ट में जाके बहुत सारे एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इसके पहले प्रश्न से, जो 30 एमसीक्यूज़ हमने उठाए हैं। और साथ ही साथ इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की खाद्यान्न फसलों में कौन सा खाद्यान्न अधिक उत्पादित होता है? यानी खाद्यान्न फसलों में पूछ रहा है, ज्वार, मक्का, बाजरा, जौ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाजरा। बाजरे की खेती जो है कि खाद्यान्न फसल के रूप में अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। राजस्थान में कौन सा विद्युत गृह प्राकृतिक गैस पर आधारित है, अर्थात नेचुरल जो है कि गैस पर आधारित है? बारासिंगर, नरोरा, धौलपुर या अंता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, अंता। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 33। बाजरे का उत्पादन किस प्रकार की भूमि में अधिक किया जाता है? लोमी मिट्टी, चिकनी मिट्टी, बलुई मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी? तो 33 का हो जाएगा सी। बलुई मिट्टी में जो है कि बाजरे की खेती बहुत ही अच्छे प्रकार से हो पाती है और शायद यही कारण है कि राजस्थान में बलुई मिट्टी अधिक होने की वजह से ही बाजरा वहाँ की मुख्य खाद्यान्न फसल भी है। 34 को देखते हैं। नगर पालिका कमेटी का प्रधान क्या कहलाता है? पार्षद, मेयर, कलेक्टर या अध्यक्ष? 34 का हो जाएगा डी, अध्यक्ष को, मतलब कि कमेटी का जो प्रधान होता है उसको अध्यक्ष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। ग्राम न्यायालय क्या कहलाता है या ग्राम न्यायालय कहलाता है? ग्राम सभा, न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत या ग्राम अदालत? जब ग्राम न्यायालय की बात की जा रही है तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्याय पंचायत के रूप में उसको हम जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। केशोरायपाटन सहकारी चीनी मिल की स्थापना कब की गई थी? केशोरायपाटन सहकारी चीनी मिल की स्थापना 1970 में की गई थी। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 आता है आपके सामने। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती, शंकराचार्य या स्वामी विवेकानंद और राजाराम मोहन राय? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगर हम बात करेंगे स्वामी राम विवेकानंद जी की, तो इन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण की याद में रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की थी, यानी रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और राजाराम मोहन राय जी की बात करेंगे तो इन्होंने ब्रह्म सभा यानी ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। किसकी सलाह पर राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति होती है? राज्य मंत्री परिषद की राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? तो अब यहाँ पर प्रश्न को अगर हम देखते हैं तो सही प्रश्न तो होना चाहिए था, राज्य मंत्री परिषद की जो नियुक्ति होती है वो मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है, लेकिन करता कौन है? राज्यपाल करता है। इसीलिए यहाँ पर अगर मुख्यमंत्री ऑप्शन में नहीं दिया है तो राज्यपाल को सही उत्तर माना जाएगा, क्योंकि बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री के पद की शपथ जो है कि राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है और मुख्यमंत्री की सलाह पर ही राज्यपाल राज्य की मंत्रिपरिषद का नियुक्ति करता है या एक तरीके से सिलेक्शन करता है। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री की सलाह होनी चाहिए थी, लेकिन जब मुख्यमंत्री ऑप्शन में नहीं दिया है तो राज्यपाल की हम आंसर मानेंगे सही। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें। राजस्थान के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? श्री गंगानगर, पाली, बारा या कोटा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, बारा के नगर में जो है कि जो बारा जो जिला है वहाँ पे गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है। फाहियान ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? हर्षवर्धन के समय, अशोक के समय या चंद्रगुप्त द्वितीय या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान भारत आया था, जबकि हर्षवर्धन के समय में वेनसांग जो है कि भारत आए थे। कौन आए थे? वेनसांग आए थे। अगर इसकी एक ट्रिक बताएं तो देखिए, ट्रिक हमने बनाई है फांसी,
हुई। अब यहाँ पे 4 चीनी यात्रियों को इंडिकेट करता है। फर्स्ट से हो जाएगा फाहियान, जो सबसे पहले आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय मौर्य काल में, और उसके बाद आते हैं सी से सिक्यांग एक होते हैं, और उसके बाद आएगा वेनसांग, और ई से हो जाएगा इत्सिंग। तो ये 4 लोग जो है कि भारत में चीनी यात्री के रूप में आए थे। इनका ये क्रम पूछ लिया जाता है, इसीलिए इस ट्रिक को आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण सर्वप्रथम किस राज्य ने किया था? राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो 41 का सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पूरे भारत में राजस्थान राज्य के अंतर्गत जो है कि इसका उद्घाटन किया गया था। लेकिन 1959 में जो पंचायती राज संस्थाएं थी उनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं हुआ था। संवैधानिक दर्जा प्राप्त कराने के लिए लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, कौन सी समिति? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986 में जो गठित की गई थी, उनकी कमीशन या उनकी सिफारिशों पर इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया 73 अमेंडमेंट के द्वारा। 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या होता है? संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार चलाना, या कानून के अनुसार सरकार, या लोकतांत्रिक सरकार, या उपयुक्त सभी। तो 42 का हो जाएगा डी ऑप्शन। संवैधानिक सरकार का मतलब होता है जो संविधान के नियमों के अनुसार सरकार चले, और अगर संविधान में कानून की व्याख्या की गई है, जैसे आर्टिकल 13 की बात करें, आर्टिकल 14 की बात करें, तो कानून के अनुसार सरकार, और साथ ही साथ संविधान में लोकतांत्रिक मूल्यों की बात की जाती है, इसलिए लोकतांत्रिक सरकार भी होनी चाहिए। तो तीनों ही ऑप्शन यहां पर सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। पंचशील पर हस्ताक्षर किसके द्वारा किए गए थे? नेहरू और चौ एन लाई के बीच, या नेहरू और मंडेला के बीच, गांधी और चौ एन लाई के बीच, या गांधी और मंडेला के बीच। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, नेहरू एंड चौ एन लाई या चाउ एन लाई कहा जाता है। जो चीन की तरफ से और भारत की तरफ से नेहरू आपस में इन्होंने पंचशील समझौता किया था, जिसमें कहा गया था कि क्षेत्रीय अखंडता मतलब क्षेत्रीय सीमाओं का सम्मान किया जाएगा, किसी देश की संप्रभुता का सम्मान किया जाएगा, एकता और अखंडता का भी सम्मान किया जाएगा, और किसी भी देश की आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। तो ये चीन और भारत के बीच में पंचशील समझौता हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर अंत में कब हस्ताक्षर हुए थे? तो यह तो हमारे प्रस्तावना में ही वर्णित है। जब हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग, भारत को एक प्रभुत्व संपन्न गणराज्य, जो ये स्टेटमेंट पूरा आता है, और लास्ट में अगर आप देखेंगे कि आत्मार्पित, अंगीकृत, अधिनियमित, ये जो 3 वर्ड दिए होते हैं, यहीं पर हमारे संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से जो सिग्नेचर किए गए थे, उसी को संविधान दिवस के रूप में भी कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, आत्मार्पित और जो है कि किया गया था। तो ये था आपका 44 का ए। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। राजस्थान के ऐसे 4 जिले बताइए जिसमें तांबे के भंडार पाए जाते हैं। और तांबे के भंडार के लिए खेजड़ी जो कि बहुत ही फेमस है, और खेजड़ी में ही झुंझुनू आता है, इसलिए जहाँ जहाँ झुंझुनू होगा, ये 2 तो हो सकते हैं, जैसे एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो सी और डी इसका आंसर नहीं हो सकता। ए वाला आंसर सही हो जाएगा, अलवर, सिरोही और डूंगरपुर। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करेंगे। यहाँ पर जो है कि इसको सुमेलित करने के लिए दिया जा रहा है। आइए प्रश्न को थोड़ा छोटा करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 को अगर हम देखते हैं, तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो तारागढ़ किला कहाँ पर है? अजमेर में है दोस्तों। और जयगढ़ का किला कहाँ पे है? जयपुर में है। और कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है। और मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में है। इस आधार पे आपका 46 का हो जाएगा बी ऑप्शन, 2 4 3 1। आइए हम क्वेश्चन नंबर 47 पर चलते हैं। दिलवाड़ा मंदिर किसका उदाहरण है? जैन स्थापत्य का, या बौद्ध स्थापत्य, या मुगल स्थापत्य, या सल्तनत स्थापत्य? तो सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, जैन स्थापत्य से संबंधित दिलवाड़ा का प्रसिद्ध मंदिर है, जो माउंट आबू पर स्थित है। और माउंट आबू किसकी चोटी है? अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है। चाणक्य को किस नाम से भी जाना जाता है? भट्टा स्वामी, या भट्ट स्वामी, राजशेखर, विष्णुगुप्त, या विशाखदत्त? तो चाणक्य को हम कौटिल्य भी कहते हैं और विष्णुगुप्त भी कहते हैं, जिसने घनानंद का अंत करवाकर मौर्यों के हाथ में सत्ता सौंपी थी एक तरीके से, यानी चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता करके
मौर्य स्थापना करवाई। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 49, रूप कुंवर कांड का संबंध किस प्रथा से है? रूप कुंवर कांड का संबंध डाकन प्रथा या सती प्रथा या दहेज प्रथा या नाता प्रथा। तो 49 का हो जाएगा बी ऑप्शन, सती प्रथा से संबंधित यह है। प्रश्न संख्या 50 को देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यालय से हटाया जा सकता है प्रधानमंत्री द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा, मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा या संसद द्वारा। तो 50 का हो जाएगा डी, संसद के द्वारा जो है कि हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को, जिसके लिए इसमें पूरा प्रक्रिया अपनाया जाता है, यानी कि एक बिल आता है, संकल्प आता है और इसकी सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले ही दे दी जाती है। कितने दिन पहले? 14 दिन पहले दे दी जाती है कि आपके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव संसद में लाया जाएगा और अगर ये पारित हो जाता है तो तत्काल प्रभाव से आपको अपना पद छोड़ देना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पर आते हैं। भारत में प्रथम आणविक परीक्षण 1974 में किया गया था, इसे किस नाम से जाना जाता है? शक्ति फर्स्ट या टॉर्नेडो या चगाई या हंसते हुए बुद्ध या इसको लाफिंग बुद्धा भी कहते हैं। तो 51 का हो जाएगा डी ऑप्शन, 74 में जब हुआ था तो उसको लाफिंग बुद्धा भी कहते हैं। ये 74 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था, यानी भारत की सरकार उस समय किसके हाथ में थी? इंदिरा गांधी जी के हाथ में थी। तो आइए हम इसी के साथ एक चीज़ और जान लेते हैं। ये तो था 74 में जो लाफिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है, लेकिन वहीं अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट के समय 98 में, कब? 11 मई 98 में अर्थात 1998 में जो है कि एक और परीक्षण किया गया था जिसका नाम रखा गया था क्या? ऑपरेशन शक्ति। OS लिख रहा हूँ मैं, ऑपरेशन शक्ति के नाम से उसको जाना गया था। तो ये थीम आप जो है कि याद रख लीजिए कि जब अगर 74 का याद होना चाहिए तो 98 का भी होना चाहिए। अगले प्रश्न को चलते हैं 52 पे। शाकुंतलम लिखा गया था कालिदास जी के द्वारा या भास के द्वारा या कंबन के द्वारा या अशुघोष के द्वारा लिखा गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कालिदास जी के द्वारा इसको लिखा गया था। अगले प्रश्न की ओर चलें। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को पराजित किसने किया था? मुगलों ने, अफगानों ने या अंग्रेजों ने या सिखों ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अफगानों ने। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो जो है कि अहमद शाह अब्दाली जी के द्वारा किया गया था, नहीं अहमद शाह अब्दाली के द्वारा किया गया था। और जबकि अगर हम बात करें पानीपत के पहले युद्ध की तो 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। और जबकि हम अगर दूसरे युद्ध की बात करेंगे जो 1557 ईस्वी में हुआ था, जो कि अकबर और हेमू के बीच किया गया था। और तीसरा 1761 में ये कब लड़ा गया है? अफगानों और मराठों के बीच में, यानी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में ये युद्ध हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलें। 54 प्रश्न है, किसने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। देखिए प्रश्नों की जो प्रकृति रखी गई है, अभी आगे जितने भी प्रैक्टिस सेट आएंगे उसमें धीरे धीरे हम आगे मॉडरेट की तरफ बढ़ेंगे, टफ की ओर बढ़ेंगे। प्रश्नों की प्रकृति ईजी से स्टार्ट किया गया है क्योंकि सुपर टेट एग्जाम की जगह ये आपका रेट एग्जाम हो रहा है जिसमें एवरेज लेवल का क्वेश्चन रखा जाएगा। कुछ क्वेश्चन थोड़े हार्ड होंगे और कुछ क्वेश्चन नॉर्मल होंगे या बिलो एवरेज होंगे। इसीलिए आपको प्रश्नों की प्रकृति न केवल इजी पढ़नी है और न केवल बहुत हार्ड, दोनों को मिला जुला के ही आपको स्टडी करनी है। इसीलिए कुछ प्रश्न हम लोगों ने ऐसे ही रखे हैं जो बहुत आसान रहेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलें। राणा सांगा संबंधित थे मालवा से, खजुराहो से या मेवाड़ से या मांडू से? तो 55 का हो जाएगा सी, मेवाड़ से राणा सांगा संबंधित थे। और राणा सांगा से बाबर का कौन सा युद्ध हुआ था? बताइए जल्दी से। तो बाबर का ये जो है कि खानवा का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था। और इसी खानवा के युद्ध में जब बाबर की सेना एक तरीके से कमज़ोर हो रही थी तो बाबर ने क्या किया? अपनी सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए जिहाद का नारा दिया। किसका नारा दिया? जिहाद का नारा दिया कि हमें जो है कि इस्लाम की रक्षा करनी है और हमें मुस्लिमों का हित करना है। तो इसलिए उन्होंने जिहाद का नारा देकर राणा सांगा के खिलाफ अपनी सेना को एक तरीके से ऊर्जावान बनाया, मोटिवेट किया और फिर बाबर ने इस युद्ध को जीत लिया था। अगले प्रश्न की ओर चलें। 56 प्रश्न है, राजस्थान स्टेट सॉल्ट वर्कर्स उपक्रम कहाँ पर है? लुड़करसड़ या डिडवाना या सांभर या जयसमंद? तो 56 का सही जवाब हो जाएगा बी, डिडवाना में यह स्थित है। प्रश्न संख्या 57 की बात करेंगे। मंगलम सीमेंट कहाँ का उत्पाद है? मंगलम सीमेंट आप लोग जो प्रचार देखते हैं ये मोडक का उत्पाद है।
प्रश्न संख्या 58 की हम बात करेंगे। किस क्षेत्र में अंग्रेज आक्रमण के कारण सिपाही विद्रोह हुआ था? अवध में, बंगाल में, मैसूर में या दिल्ली में? तो 58 का हो जाएगा ए, अवध में जो है कि सबसे पहले ये एक तरीके से विद्रोह फैला था और जिसको सिपाही विद्रोह के रूप से जाना जाता है, म्यूटिनी सिपाही। और उसके बाद 59 की बात करेंगे। स्वतंत्र होने पर भारत एक रियासत बन गया था, रियासत का दर्जा किस वर्ष खत्म हुआ? रियासत का दर्जा किस वर्ष खत्म हुआ? तो 1950 में जो है कि भारत का रियासत का दर्जा खत्म होकर एक देश के दर्जे के रूप में या एक नेशन के रूप में ये उभर कर आता है। अब प्रश्न संख्या 60 है जो इस सीरीज का लास्ट प्रश्न है। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ये प्रश्न आपके सुपर टेट 69,000 वैकेंसी में भी पूछा गया यूपी में और बहुत सारे प्रश्नों में ये पूछता रहता है। माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू। तो सी और डी में आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, लेकिन ए और बी में होगा। जो आज कन्फ्यूज़न मैं दूर कर देता हूँ आपका, क्योंकि इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे। आपसे पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो ये तो हो जाएंगे माउंटबेटन। और अगर पूछता कि अंतिम की जगह लगा देता कि भारतीय गवर्नर जनरल, जो अंतिम भी है और पहले भी है, तो वो हो जाएंगे बी, सी राजगोपालाचारी ही जो है कि पहले भारतीय गवर्नर जनरल भी बनते हैं और वही अंतिम भी बनते हैं, क्योंकि उसके बाद गवर्नर जनरल जैसे पद का समापन कर दिया गया था। तो ये थे आपके टॉप 30 MCQs। मिलते हैं आपसे हम जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे चैनल पर क्लास 1 to 5 अर्थात लेवल फर्स्ट के लिए भी टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।